इवन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे चतुष्फलकीय संकुलों के सीएफएससी कैलकुलेशन के बारे में। तो इससे पहले मैंने सीएफएससी के ऊपर जो है ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर उन दोनों को आपने नहीं देखा है क्योंकि वहां पे मैंने अष्टफलकीय संकुलों की सीएफएससी की बात करी है, तो अगर वहां से आपने सीएफएससी का आइडिया अगर ले लिया कि सीएफएससी क्या होती है, सीएफएससी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम अष्टफलकीय संकुलों के लिए, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है चतुष्फलकीय संकुलों के लिए सीएफएससी के बारे में। कुछ बातें अलग है, वो अगर आपकी क्लियर हो गई हैं तो आप फिर सीएफएससी जो है वो दोनों टाइप के कॉम्प्लेक्स की इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले के जो 2 वीडियो थे उसके अंदर मैंने D1 D2 D3 अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन मिलता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल भी लिया था। और अगर आपको सीधा विन्यास बनाकर दे दे D1 D2 D3 तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बातें हुई थी। दूसरे वीडियो के अंदर जब हम D3 से ऊपर के कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो वहां पे 2 टाइप के रीजन हम पढ़ते हैं लिगेंड्स के। एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड और एक होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड का रीजन। तो वहां पे दोनों रीजन अगर अलग अलग आ जाते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं सीएफएससी, ये सारी बातें वहां पे हो चुकी थी। तो आज का वीडियो जो है वो चतुष्फलकीय संकुलों की सीएफएससी के बारे में रहेगा। शुरुआत वैसे ही करेंगे हम लोग, पहले विपाटन डायग्राम समझेंगे, विपाटन डायग्राम में क्या स्थिति होती है। तो देखो सबसे पहले डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये 5 डब्बे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं डी के अंदर, आप सब जानते हैं। ये होते हैं समभ्रंश डी कक्षक, समभ्रंश डी कक्षक। क्लियर है? समभ्रंश का मतलब आप जानते हैं कि इनकी एनर्जी जो है वो इक्वल है जब तक इनको कोई लिगेंड अप्रोच नहीं करता। अब अगर लिगेंड अप्रोच कर जाए तो भले ही आप लिख ले यहाँ पे लिगेंड जो है उनकी संख्या जो है वो यहाँ पे हम लेते हैं 4। तो 4 लिगेंड हमारे पास आते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे कि हमने 4 लिगेंड जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास चतुष्फलकीय संकुलों की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब 4 लिगेंड आते हैं तो विपाटन होता है, तो विपाटन होने की स्थिति में यहाँ पे नीचे रहते हैं 2 डब्बे और ऊपर चले जाते हैं 3 डब्बे। 3 डब्बे बनाते हैं हम ऊपर और नीचे बनाते हैं 2 डब्बे। क्लियर है? मिड में जो है यहाँ पे ये रहता है औसत ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसकी चर्चा कई बार पहले भी हो चुकी है। औसत ऊर्जा स्तर कहने का मतलब है कि आपके पास जो पहले डी ऑर्बिटल थे उनका जो एनर्जी लेवल है उसको ही हम लिखते हैं औसत ऊर्जा स्तर से। अब देखो यहाँ पे नीचे जो 2 डब्बे आए हैं ये है ई कक्षक, ई कक्षक, और ऊपर जो 3 डब्बे गए हैं ये है T2 कक्षक। ठीक है, अब एक बेसिक डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें अष्टफलकीय संकुलों की, तो अष्टफलकीय संकुलों की स्थिति में क्या हो रहा था, ऊपर की तरफ जो है वो 3 डब्बे नहीं जाके 2 डब्बे जाते हैं जिनको हम इजी कक्षक कहते हैं, और नीचे की तरफ आते हैं T2G कक्षक। तो T2G के अंदर 3 डब्बे होते हैं, तो 3 डब्बे कहाँ है, नीचे। लेकिन यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उलट गई है या पलट गई है। ठीक है, अब देखो जो नीचे ऑर्बिटल आते हैं ई कक्षक, तो ई कक्षक का जो पेयर है उसकी एनर्जी जो है वो पहले वाले डी कक्षकों से क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है इनकी तुलना में तो ऊर्जा इस वाले ई कक्षक के सेट की कम होगी। तो ये जो एनर्जी गैप होता है विपाटन के बाद ये होता है -0.6 डेल टी। टी का मतलब होता है टेट्राहेड्रन, या हिंदी में लिखे तो चतुष्फलकी। और ऊपर जो T2 कक्षक गए हैं, तो T2 कक्षक देखो एवरेज एनर्जी लेवल से ऊपर चले गए हैं, तो ऊपर अगर गए हैं तो ये एनर्जी जो है वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये होता है 0.4 डेल टी। ठीक है, तो देखो एनर्जी में भी डिफरेंस आ रहा है। वहां पे नीचे कौन था, -0.4, और ऊपर कौन था, प्लस का 0.6। ये चीज भी चेंज हो गई है। ये तो होता है विपाटन का काम। अब अगर आपसे कहे कि जो स्प्लिटिंग डायग्राम आपने बनाया है इसको देख करके क्या आप सीएफएससी का फॉर्मूला बना सकते हैं क्या चतुष्फलकीय संकुलों के लिए, तो बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमने अष्टफलकीय संकुलों के लिए बनाया था, ये आप दिखा सकते हैं। इसके ऊपर ये एनर्जी का बढ़ता क्रम होता है, ये इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखो सीएफएससी का फॉर्मूला क्या बनेगा, सीएफएससी टेट्राहेड्रल बराबर क्या फॉर्मूला होगा, देखो सिंपल सी बात है। अगर शुरुआत करें हम T2 कक्षक से, तो देखो अगर आपके पास 0.4 है, इसको तो गुणा करना है N-T2 से। ठीक है भाई, ये 0.4 है, इसको तो गुणा करें हम किससे, T2 के इलेक्ट्रॉन से। और -0.6 जो है इसको गुणा करेंगे हम कौन से इलेक्ट्रॉन से, ई इलेक्ट्रॉन से, तो N इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कुछ ऐसे लिख देंगे N इलेक्ट्रॉन। बाहर की तरफ हम ब्रैकेट पे लगा देंगे डेल्टा टी।
ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी आएगी, डेल्टा टी की आएगी। अब देखिए भाई, यहां से ये फॉर्मूला जो जनरेट हुआ है CFSC टेट्राहेड्रल का, इसी की हेल्प लेंगे हम और हम चेक करेंगे कि कैसे हमारे पास जो है वो स्थिति बनती है, कैसे हम CFSC चेक करते हैं। तो CFSC आपके पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अगर एग्जांपल की हम बात करें कि एग्जांपल अगर आपको मिल जाए तो कैसे चेक करेंगे आप CFSC। CFSC टेट्राहेड्रल बराबर, अगर D1 की बात करें तो D1 के लिए अगर हम आपको CFSC निकालनी है तो सिंपली देखो ये तो बन जाएगा 0, क्योंकि T2 के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं D1 की स्थिति में। ये पहला इलेक्ट्रॉन मैंने D के अंदर भर दिया है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा, E कक्षा के अंदर, क्योंकि E की एनर्जी क्या है, कम है। इतनी चीज तो हम सीख चुके हैं। तो देखो T2 के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो T2 की जो वैल्यू होगी 0.4, वो तो 0 से गुणा होगी, तो वो तो अपने आप 0 बन गई है। एन इलेक्ट्रॉन के अंदर देखो एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन को माइनस 0.6 से गुणा करेंगे तो CFSC कितनी आ जाएगी, माइनस 0.6 डेल टी। ये है D1 की CFSC टेट्राहेड्रल की स्थिति में, ठीक है ना। या CFSC जो है वो टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाए और उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास CFSC क्या होगी, माइनस 0.6 डेल टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आपने D1 विन्यास था आपके पास, D1 विन्यास के लिए जो है अगर आपको ध्यान है और होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, CFSC जो है वो ऑक्टाहेड्रल के केस में कितनी थी। तो याद करो, ऑक्टाहेड्रल के केस में T2G कक्षक नीचे की तरफ आते हैं, तो T2G जो है उसको हम गुणा करते हैं कितने से, माइनस 0.4 से, और ऊपर रहता है EG को गुणा करते हैं किससे, 0.6 से। तो एक इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा ऑक्टाहेड्रल के केस में, वो नीचे किस में भरा जाएगा, T2G कक्षक में, क्योंकि T2G की एनर्जी कम है और T2G को हम किससे गुणा करते हैं, माइनस 0.4 से। तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, माइनस 0.4 डेल ओ। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखें, डेल ओ लगाना है, क्योंकि अब ऑक्टाहेड्रल की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये D1 विन्यास के लिए जो है CFSC टेट्राहेड्रल के लिए है, और ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। अगर आपसे पूछे कि CFSC आपको कहां ज्यादा मिली, तो आप कहेंगे सिंपली CFSC जो है वो हमें ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा मिल रही है। तो CFSC ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा क्यों मिलती है, इसकी तो बात करूंगा मैं थोड़ा बाद में। इससे पहले एक रिलेशन बताता हूं कि अगर आपसे तुलना करवा ली जाए कि CFSC की तुलना करो टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की, तो दोनों की तुलना करने के लिए हम एक रिलेशन को यूज करते हैं। वो रिलेशन क्या है, देखो इसको मैं हटाता हूं स्प्लिटिंग डायग्राम को यहां से। रिलेशन को कैसे चेक बनाते हैं हम, रिलेशन जो है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आता है कि डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में क्या रिलेशन। तो देखो मैं पॉइंट ही बना देता हूं यहाँ पे, डेल टी व डेल ओ के बीच में संबंध, अब इस संबंध की बात हम करते हैं। देखो क्या संबंध होता है, तो डेल टी जो है वो बराबर होता है 4/9 डेल ओ के। ये तो है रिलेशन, इसको आप जरूर लिख लें क्योंकि सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है, इंपोर्टेंट लगा लें इसके ऊपर। डेल्टा टी बराबर 4/9 डेल ओ। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको CFSC कंपेयर करनी है, तुलना करनी है टेट्राहेड्रल की और ऑक्टाहेड्रल की, तो डेल्टा टी का जो मान है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, डेल्टा ओ में। और डेल्टा टी के मान को अगर आपको डेल्टा ओ का मान बनाना है तो उसको गुणा करना पड़ेगा किससे, 4/9 से। तो देखो अगर D1 विन्यास की हम बात करें, इसको मैं हटाता हूं यहां से, यहां मैं लिखता हूं D1 विन्यास के लिए, D1 विन्यास के लिए डेल टी व डेल ओ के मान की तुलना, ठीक है। कैसे करेंगे तुलना, तो देखो तुलना करने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास जो D1 विन्यास के लिए CFSC आई है टेट्राहेड्रल की, उसके मान को हम दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तब क्या होगा, डेल्टा टी का मान किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा ओ में। तो देखो क्या बनेगा, अगर दोनों तरफ गुणा करेंगे तो माइनस 0.6, क्योंकि D1 विन्यास के लिए CFSC टेट्राहेड्रल की केस में कितनी आई है, माइनस 0.6, माइनस 0.6 डेल टी बराबर करके हम लिखेंगे माइनस 0.6/4/9, गुणा 4/9 और डेल ओ, यही बनेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो डेल्टा टी बराबर, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, 10 लगा के अगर
2 से इसको काटेंगे और 4 में भाग लगेगा 9 का, तो ये बनता है लगभग 0.-0.27 डेल ओ। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो इसको आप करके भी देख लेना एक बार सोल्व करके, तो ये लगभग इतनी वैल्यू बनती है 0.27 डेल ओ। तो डेल्टा टी जो है उसका मान आ गया है डेलो के रूप में कितना, -0.27। ठीक है, क्या आया है, डेल्टा टी का मान है वो डेलो के रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.27, यही रिलेशन है। ठीक है ना, तो मैंने D1 की बात करी है यहाँ पे, तो D1 के केस में कितना आया है, -0.27 डेल को। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि अब तो आपने डेल्टा टी के मान को डेलो में भी चेंज कर लिया, अब तो बता दो अंतर कौन ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर अब तो सामने पड़ा हुआ, अब तो हम देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपसे अंतर पूछ ले कि कौन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास जो डेल्टा टी का मान आया है डेलो के रूप में, उसमें से और सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल का जो मान है उसको घटा दूंगा, सिंपल सी बात है, तब मुझे अंतर मिल जाएगा। तो देखो -0.27 जो है ये आया है हमारे पास डेलो का एक मान, जिसमें डेल्टा टी के मान को हमने डेलो में चेंज कर लिया, माइनस किसको घटाएंगे, -0.4 को। तो इसको जब घटाते हैं, ये वैल्यू जो है वो किसकी आएगी, डेलो की, दोनों वैल्यू किसकी होगी, अब तो डेलो की हो गई है, तो ये अंतर हमें मिलेगा 0.13 डेल ओ। ये है हमारे पास अंतर डेल ओ के मान का, किसके लिए, D1 के लिए। तो देखो D1 विन्यास के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, सीएफएससी टेट्राहेड्रल कैलकुलेट करी D1 के लिए, और सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल हमने पिछले लेक्चर के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट करी रखी थी, -0.4, फिर भी आप कर सकते हैं इसको। फिर मैंने क्या किया, अगर आपको तुलना करनी है तो D1 विन्यास के लिए डेल्टा टी का मान जो है उसको मैंने डेलो में चेंज कर लिया इस रिलेशन की हेल्प से। तो मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने -0.6 जो आया था हमारा D1 का मान, उसको मैंने डेल्टा टी दोनों तरफ गुणा कर दिया, तभी तो क्या होगा, तभी तो कन्वर्ट हो पाएगा। तो डेल्टा टी जो है वो चेंज हो गया -0.27 डेलो में। अब देखो मैंने क्या किया है, अब मैंने दोनों को घटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो -0.27 है, इसमें से मैंने क्या करा, जो हमारा सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल का मान है उसको घटा दिया, तो कितना है 0.13 डेलो। इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूं कि D1 विन्यास की स्थिति में, आप लिख लें इसको थ्योरी के अंदर, D1 विन्यास की स्थिति में सीएफएससी टेट्राहेड्रल जो है उसका मान 0.13 डेलो कम प्राप्त होता है, किसकी तुलना में, सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल की तुलना में। या मैं ये भी कह सकता हूं कि सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल का मान जो है 0.13 डेलो ज्यादा प्राप्त होता है, किसकी तुलना में, सीएफएससी टेट्राहेड्रल की तुलना में। ये सिंपल कहानी है, इसका मतलब सीएफएससी टेट्राहेड्रल कब मिल रहा है हमें, किसकी तुलना में, सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल की तुलना में। किसके केस में, D1 के केस में कितना, 0.13। तो क्या सारे विन्यास में कम मिलता है, जी हाँ बिल्कुल, D1 से D10 तक जितने भी विन्यास हैं उन सब में सीएफएससी टेट्राहेड्रल जो है वो हमेशा कम मिलेगी, किससे, सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल से। अगले लेक्चर में मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा टेबल की हेल्प से। ठीक है, तो देखो आप ये लिख सकते हो, छोड़कर केवल किसको, एक तो D0 को और एक D10 को, इन दोनों को छोड़ करके सारों में ही कम मिलती है सीएफएससी, क्योंकि इनकी सीएफएससी तो 0 होती है। ठीक है ना, तो इनकी तो तुलना हम करेंगे नहीं, तो इनको तो छोड़ दो आप, D0 को D10 को, तो इनकी तो सीएफएससी जो है वो 0 होती है, D5 की 0 होती है, D5 की भी क्या होती है, सीएफएससी 0 होती है। तो इनके केस में तो क्या होगा कि सीएफएससी 0 ही होती है, तो इनकी तुलना तो हम करेंगे नहीं, बाकी सबकी सीएफएससी ऑक्टाहेड्रल जो है, ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी जो है वो टेट्राहेड्रल से हमेशा ज्यादा रहेगी। अब बात ये आती है कि सीएफएससी टेट्राहेड्रल हमें क्यों मिल रहा है, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें, लिख लें, इतना ज्यादा बेहतर रहता है। बात हमें ये समझनी है कि कम क्यों मिलती है सीएफएससी टेट्राहेड्रल, तो उसकी बात मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर आपको एक होमवर्क में देके जाऊंगा, वो आपको करना है। ठीक है, तो जल्दी से समझो इसको, क्या समझना है, देखो भाई बोर्ड पर देखते रहें। क्यों कम मिलता, तो देखो मैं विपाटन डायग्राम को वापस बनाता हूं एक बार। ये हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति रहती है, देखो समझो ध्यान से, नीचे आता है E और ऊपर जाता है T2, यही स्थिति रहती है क्या, ये एवरेज एनर्जी लेवल रहता ही है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि चतुष्फलकीय संकुलों के केस में, बेहद इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, चतुष्फलकीय संकुलों के केस में कभी भी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड या प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता ही नहीं है।
हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनेंगे। उसका रीजन क्या है, पहले तो ये समझो, कहने का मतलब ये है कि जब तक आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरना संभव हो पा रहा है तब तक आप सभी डब्बों में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। हमेशा उच्च चक्रण संकुल ही बनाने आपको चतुष्फलकीय संकुलों के केस में। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे लिगेंड केवल कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो लिगेंड कम आने के कारण ये विपाटन जो है ये कम होता है। तो T2G और EG का जो गैप है, ये T2G और EG का जो गैप है ये गैप होता है कम। तो T2G और EG का गैप कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से ऊपर चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में कम ऊर्जा लगती है, किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन को युग्मन कराने की तुलना में। ये पिछले लेक्चर के अंदर बात मैंने बताई थी कि जब संभावना अगर ऐसी बन रही है, मान लीजिए आपने 1-2 इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए, सुनना ध्यान से, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए आपके पास 2 संभावनाएं हैं, या तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए या तीसरे इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाए। तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना या युग्मन होना इस बात पर निर्भर करेगा कि ऊर्जा कम कहां खर्च हो रही है। तो यहां मैंने आपको कह दिया कि T2G और EG का गैप कम है, तो T2G और EG का गैप कम है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में कम ऊर्जा खर्च होगी। किसकी तुलना में, इलेक्ट्रॉन के युग्मन की तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो अयुग्मित रहे। अब देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अब तो युग्मन कराना ही पड़ेगा। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है जहां तक संभव हो चतुष्फलकीय संकुलों में आपको क्या करना है, हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाना है। ठीक है ना, यहाँ पे हाई स्पिन लो स्पिन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, उच्च चक्रण संकुल बनाना आपको ऑलवेज। तो इसी के आधार पे आपको CFSE कैलकुलेट करनी है। CFSE कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, जैसे मैंने किया था ऑक्टाहेड्रल के केस में, वैसे आपको टेबल बनानी है D1 से लेके D10 तक। फॉर्मूला आपके पास है, गुणा करो और मान लिखो। T2G को नीचे वाला इजी होता है, E को किससे गुणा करेंगे, इजी नहीं केवल E को किससे गुणा करेंगे, -0.6 से, और T2 को इलेक्ट्रॉन को किससे गुणा कर देंगे, 0.4 से, सिंपल। तो CFSE कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, दूसरी बात, अब यहां आपको यह समझना है कि हमारे पास CFSE टेट्राहेड्रल जो है कम क्यों होती है, या CFSE चतुष्फलकीय का मान अष्टफलकीय की तुलना में कम क्यों आता है। तो उसका रीजन ये है कि देखो ये जो E कक्षक है इसको हम किससे गुणा कर रहे हैं, -0.6 से। T2 कक्षक को किससे गुणा कर रहे हैं, 0.4 से। अब देखो कम ऊर्जा का जो E कक्षक है इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ। तो आपका आंसर होगा सर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 4 ही भर सकते हैं, जबकि अष्टफलकीय में नीचे कौन आता है, T2 कक्षक, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 6। तो जब तक CFSE का मान नेगेटिव ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, या ये कहें CFSE का मान जो है वो ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा नेगेटिव मिलने का कारण यही है क्योंकि निम्न ऊर्जा के D कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भर पाते हो आप, 6, और यहाँ पे केवल कितने जा रहे हैं, 4। तो CFSE अपने आप कम हो गई। तो ध्यान रहे 2-3 बातें बेहद इंपॉर्टेंट। एक तो रिलेशन जो मैंने आपको निकालना सिखाया है, जैसे आपको रिलेशन पूछ ले D1 से D10 तक किसी का भी तो निकाल सकते हो आप, अगले लेक्चर में मैं लेके भी आऊंगा, लेकिन आपको कोशिश करनी है। कैसे करोगे कोशिश, मैंने एक ही तो काम किया है कि आपके पास CFSE टेट्राहेड्रल जो भी आई है उसको किससे गुणा करना, बस 4/9 से। तो डेल्टा T का मान किस में चेंज हो जाएगा, डेलो में, और डेलो आपने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में निकाल रखा है, D1 से D10 तक सबका निकाल रखा है, तो तुलना भी कर सकते हो आप। लेकिन मैं वेट करूंगा, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएंगे, अगला लेक्चर जो है कंपैरिजन का वो मैं तभी लेके आऊंगा। और इससे आगे के जो लेक्चर हैं, आगे के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि CFSE को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल सवाल आता है कि CFSE को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वो लेक्चर मैं तभी बनाऊंगा जब आप लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया होगा, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, और हर साल सवाल आता है यूनिवर्सिटी के एग्जाम में CFSE को प्रभावित करने वाले कारक से, और बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला टॉपिक है। ये होमवर्क आपका है, होमवर्क क्या है आपका, D1 से लेके, लिख देता हूं मैं, होमवर्क है आपका D1 से लेके D10 तक सारे कॉन्फ़िगरेशन की CFSE कैलकुलेट करनी है। टेट्राहेड्रल के केस में ध्यान क्या रखना है, उच्च चक्रण संकुल बनाना आपको हमेशा कोशिश करनी है, जहां तक संभव हो आपको इलेक्ट्रॉन जो है वो अयुग्मित ही रखने हैं। तो खत्म करते हैं आज की कहानी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।